ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब वक्त है एक बड़ी खबर जानने का। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। कानपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि एक बेकाबू इलेक्ट्रिक बस ने लोगों को कुचल दिया, जिसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। कानपुर के टाट मिल चौराहे पर यह हादसा हुआ है। 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और बताया जा रहा है कि हादसे में 10 से अधिक लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, वो इस हादसे में घायल हो गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक्सीडेंट की। देखिए, एक के बाद एक सभी गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आ रही है और मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई है। आमिर हक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आमिर, ये हादसा हुआ कैसे? देखिए, बेहद दर्दनाक हादसा और कल देर रात की घटना है जब ये ई बस जो कि तस्वीरों में दिखाई दे रही है, बताया जाता है कि इसके ब्रेक फेल हो गए और इसके बाद सड़क से गुजर रहे तमाम राहगीरों को कुचलते हुए ये आगे बढ़ी और एक ट्रक से टकराई, उसके साथ ही साथ पुलिस बूथ से टकराई और उसके बाद जाकर ये उसके चलने का सिलसिला थमा है। लेकिन इस बीच में 5 लोगों की बस से कुचल जाने के कारण मौत हो गई और साथ ही दर्जन भर के आसपास लोग घायल बताए जाते हैं। सभी घायलों को पास के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है पूरे प्रकरण की कि दरअसल इस बस के ब्रेक कैसे फेल हुए, क्या ड्राइवर नशे की हालत में था या कोई और वजह थी इस घटना के पीछे, इसकी जांच हो रही है। लेकिन बेहद दर्दनाक हादसा कल देर रात बाबूपुरवा इलाके में टाट मिल चौराहे पर कानपुर के। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका इस जानकारी के लिए। तो इस खतरनाक हादसे में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग अभी भी घायल हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इससे जुड़ा हर एक अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। देश को जिसका इंतजार था, आज की सबसे बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। आज से संसद के बजट सत्र का आगाज हो रहा है। महामहिम के संबोधन के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बजट सत्र का आगाज हो जाएगा। ठीक आधे घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-22 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। इसके बाद कल यानी 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश होगा। एक तरफ बजट सत्र का आगाज हो रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर का दौर है। इसके मद्देनजर संसद में खास तैयारियां हैं। लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग बैठक होगी। बजट सत्र के पहले 2 दिन शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होंगे। पीएम 7 फरवरी को चर्चा का जवाब देंगे तो राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 4 दिन का वक्त है। 2 फरवरी से लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। निचले सदन की बैठक के दौरान दोनों सदनों के कमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बजट के सत्र को लेकर के सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने को लेकर के सभी पार्टियों को मनाने की कोशिश होगी। बजट सत्र के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल होंगे और सभी पार्टियों के नेताओं से बातचीत करेंगे। सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक मीटिंग दोपहर 3 बजे शुरू होगी और इसमें सभी पार्टी के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। बजट सत्र से ठीक पहले पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है और विपक्ष इसको लेकर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के बाद से ही विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। पिछले सत्र में भी इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हुई है। राज्यसभा के 12 सांसद पूरे सत्र के दौरान निलंबित रहे। सरकार चाहती है कि सदन का ये सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चले और विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही ठप न हो। इसलिए इस मीटिंग में होने वाले कामकाज को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। तो एक तरफ बजट सत्र की शुरुआत हो रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष की रणनीति भी तैयार है। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। किस किस मुद्दे को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। बजट सत्र के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तैयारी पूरी है तो विपक्ष भी अपनी रणनीति के साथ पूरी तरह से तैयार बैठा है। पूरी उम्मीद है कि इस बार बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को कई मुद्दे पर घेरने की रणनीति बना चुका है। पेगासस जासूसी मामले पर घेरने की कोशिश, पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर घेरने की रणनीति, एयर इंडिया का निजीकरण, दूसरी सरकारी कंपनियों का निजीकरण, राहत पैकेज, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मुद्दे,
सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की लिस्ट में ये सारे मुद्दे होंगे। पूरी संभावना है कि कांग्रेस पार्टी इन मसलों पर सरकार को घेरेगी और संसद सत्र हंगामेदार हो सकता है। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पेगासस मुद्दे पर संसद के निचले सदन को कथित रूप से गुमराह करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की है। और उत्तर प्रदेश का चुनावी रण धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। प्रदेश में बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई तो है ही, तो आज अखिलेश यादव अपना नामांकन भी भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी वापसी की पुरजोर कोशिश में जुटी है, तो भगवा को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता अपनी टीम के साथ डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हैं, तो अखिलेश यादव अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मैन टू मैन कैंपेन का दावा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से चुनावी मैदान में हैं, तो ये पहली बार है जब अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आज मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अखिलेश यादव अपने सफाई आवास से सुबह 10:30 बजे के करीब मैनपुरी जिला मुख्यालय में नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। इस दौरान पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से अखिलेश के साथ सिर्फ 4 लोग होंगे, जबकि अखिलेश के साथ रास्ते में कोई जुलूस या फिर रोड शो नहीं होगा। आपको बता दें कि तीसरे चरण में यहां चुनाव होना है, जबकि 20 फरवरी को मतदान होगा। और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन बेहद खास है। चुनाव की तेज हलचल के बीच आज कई हाई प्रोफाइल नेता अपने पर्चा दाखिल करेंगे। पंजाब का चुनावी रण, 3 चेहरे, सबसे बड़ा दिन आज हाई प्रोफाइल नेताओं का लगेगा जमकर। राज्य में एक ही दिन कई दिग्गज नेता अपने नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल एक ही दिन अपने विधानसभा में पर्चा दाखिल कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से पर्चा दाखिल करेंगे, जबकि सीएम चन्नी बरनाला भदौड़ से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उधर सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद से पर्चा दाखिल करेंगे, जबकि प्रकाश सिंह बादल लंबी से अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब चुनाव के लिए रविवार को जो 8 लोगों की लिस्ट जारी की है, उसमें चरणजीत सिंह चन्नी का भी नाम शामिल है, यानी चन्नी 2 सीटों से चुनावी मैदान में है। बरनाला भदौड़ सीट के अलावा चन्नी चमकौर साहिब से भी चुनावी मैदान में है। और उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में सभी पार्टियों की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, तो बीजेपी के दिग्गजों के बाद आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो बीजेपी एक बार फिर ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। ताबड़तोड़ रैलियों के बीच आज से प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो रही है। पीएम मोदी आज वर्चुअल रैली से इसका आगाज करेंगे, जबकि सीएम योगी आगरा से इस रैली का हिस्सा बनेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी साख कमजोर होता देख बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है, तो बीजेपी को मोदी चेहरे पर पूरा भरोसा है। प्रथम चरण का चुनाव भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में होना है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली वेस्ट यूपी के 5 जिलों से शुरू हो रही है। इसमें इन 5 जिलों पर खास नजर होगी। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। पीएम के वर्चुअल संबोधन के लिए प्रदेश में कुल 98 स्थानों पर स्क्रीन लगाई गई है। वहां 500 लोगों के बैठने का इंतजाम है। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में बीजेपी ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है, तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में कई सभाएं करेंगे। यूपी के चुनावी रण में हर पार्टी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी है। बीजेपी ने भी वापसी के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है, तो पार्टी का हर स्टार चेहरा अपनी ताकत के साथ चुनावी रण में आगे बढ़ रहा है। आज सीएम योगी ताबड़तोड़ कई कार्यक्रम कर रहे हैं। सीएम योगी आज आगरा के 3 विधानसभा के लिए प्रचार कर रहे हैं। फतेहपुर सिकरी, एतमादपुर और फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रचार करेंगे। किरावली, शमशाबाद और आवलखेड़ा में मतदाताओं को रिझाने के लिए छोटी सभाएं भी करेंगे, जबकि मतदाताओं से संवाद के अलावा वो घर घर जाकर वोट भी मांगेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम के तहत सीएम योगी किरावली क्षेत्र में 12:10 से लेकर के 1:10 तक रुकेंगे। इसके अलावा किरावली क्षेत्र में 1:15 से लेकर के 2:15 तक पीएम वर्चुअल रैली में हिस्सा लेंगे। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी 2:40 से लेकर के 3:40 तक रहेंगे। एतमाद
कानपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी 1 घंटे तक घर घर जनसंपर्क यात्रा करेंगे। सीएम योगी दोपहर 12 बजे लखनऊ से खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से एयरपोर्ट से पहले किरावली जाएंगे। रघुनाथ महाविद्यालय में हेलीपैड बनाया गया है। तो चुनाव आयोग में रैलियों और रोड शो पर लगे बैन को लेकर के आज इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक होने वाली है। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग बैठक करेगा। इस बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि 5 राज्यों में होने वाली रैली और रोड शो पर बैन को आगे बढ़ाया जाए या उसे हटाया जाए। वर्चुअल बैठक में चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। प्रतिबंधों को लेकर आज चुनाव आयोग नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। खबर है कि वर्चुअल बैठक में मतदान वाले राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी और स्वास्थ्य सचिव मौजूद रहेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने 22 जनवरी को अपनी समीक्षा बैठक में 31 जनवरी तक के लिए रैली, रोड शो, जनसभाओं पर प्रतिबंध को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया था। दूसरी समीक्षा बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों की संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया था। आपको बता दें कि कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के दौरान ही चुनाव में रैली, रोड शो, बाइक और साइकिल रैली पर पाबंदी की घोषणा की थी। घोषणा के बाद अब तक 2 समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन पाबंदियां अभी भी जारी है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग इस समीक्षा बैठक में कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। तो यूपी के चुनावी रण में सूबे के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी से मैदान में हैं। अपना पर्चा दाखिल करने के बाद अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के टिकट पर स्वार सीट से अपना पर्चा दाखिल करने के बाद यूपी के पूर्व मंत्री रहे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। अब्दुल्ला ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें फर्जी केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो चुनाव आयोग को गुमराह किया जा रहा है। अधिकारी गुजरे वक्त रामपुर के जिलाधिकारी रहे हैं और इस वक्त मुरादाबाद के कमिश्नर हैं। वो रामपुर के चुनाव को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और उनकी दिलचस्पी इस कदर है चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार फ़ोन के स्पीकर खोलकर और उनकी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेजेस लोगों को सुनवा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो यहाँ लोगों से हाथ मिलाने से डरते थे। आपको बता दें कि अब्दुल्ला हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में बीजेपी ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में कई सभाएं करने वाले हैं। ऐसी कुछ एक और खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार ने सूबे में सुपर मॉल और किराना स्टोर में वाइन बेचने की अनुमति दी, तो ये बात बीजेपी को अच्छी नहीं लगी। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने अघाड़ी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। महाराष्ट्र में बीजेपी के सीनियर नेता किरीट सोमैया शिवसेना नेता संजय राउत पर आरोप लगाया कि वाइन उद्योग में संजय राउत और उनके परिवार का भारी भरकम निवेश है, तो बड़े उद्योगपतियों के धंधे में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। किरीट सोमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय राउत के वाइन कारोबार से जुड़े दस्तावेज दिखाए। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा था कि वाइन शराब नहीं है, सरकार के फैसले से किसानों को फायदा मिलेगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि संजय राउत का परिवार कुछ महीने पहले एक बड़े वाइन टाइकून के साथ बिजनेस पार्टनरशिप शुरू की है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ठाकरे सरकार की सारी गतिविधियां सिर्फ और सिर्फ पैसा जमा करने की है। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा किस तरीके से संजय राउत बीजेपी के निशाने पर है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किलर कोरोना की। कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। देश में किलर कोरोना का जो कहर है वो अभी भी जारी है। बीते 24 घंटे के अंदर 2,34,000 लोगों को वायरस ने बीमार बना दिया है। हालांकि दिल्ली मुंबई में केस लगातार कम हो रहे हैं। देश में किलर कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,34,281 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 893 लोगों की मौत हो गई है। देश में इस समय पॉजिटिविटी रेट 14.50% है। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 4,10,92,522 है। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 3,52,784 लोग रिकवर हुए हैं। संक्रमण के मामले एक दिन में सबसे ज्यादा केरल में हैं। राज्य में एक दिन में 50,812 लोग बीमार हुए हैं। वहीं कर्नाटक में 33,337 नए मामले सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 27,971 और तमिलनाडु में 24,418 कोरोना केस की पुष्टि हुई है। उधर कोरोना महामारी को लेकर सरकार एक्शन में है। केंद्रीय मंत्री
मनसुख मंडाविया लगातार राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, लेकिन मुंबई दिल्ली में कोरोना के केस में कमी आई है। दिल्ली में मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। उधर संक्रमण में कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों में कुछ ढील दी है। वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया है। तो संसद के बजट सत्र का आज से आगाज हो रहा है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-22 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। इसके बाद कल यानी कि 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश होगा। कोविड महामारी के मद्देनजर लोकसभा और राज्यसभा की बैठक अलग अलग समय पर आयोजित होगी। सत्र के पहले 2 दिन की अगर बात करें तो शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा। बजट सत्र के हंगामेदार रहने की भी एक तरफ आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार को जोर है कि संसद से दोनों सदन में सुचारू कामकाज हो सके, अच्छे से एक डिस्कशन हो सके, तो वहीं विपक्ष की पेगासस जासूसी मामले, पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ जैसे अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। इसके अलावा विपक्षी दल संसद में राहत पैकेज, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े कई मुद्दे भी उठाने की तैयारी में है। बजट सत्र आज से शुरू होकर के 11 फरवरी तक चलेगा और इसके बाद 14 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक ये यूं ही जारी रहेगा। तो बजट सत्र के दौरान संसद को दोनों सदनों में सुचारू कामकाज हो और सरकार और विपक्ष के बीच संसद में बेहतर तालमेल रहे, इसी के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आज शाम को प्रस्तावित इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल होंगे और सभी पार्टियों के नेताओं से चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी पार्टी के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे और इसके अलावा राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू भी राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे। और टाइम्स नाउ नव भारत पर आसान शब्दों में आपको दिखाते हैं आने वाले बजट की फुल एबीसीडी। देश के पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा सर की क्लास में लिए चलते हैं आपको। सबको मेरा नमस्कार। आइए इस सीरीज में हम लोग सरल तौर पे समझें कि बजट का हमारी अर्थव्यवस्था में और हमारे देश में क्या महत्व है और बजट को क्यों तैयार किया जाता है, और अगर तैयार किया जाता है तो इसे कैसे तैयार किया जाता है। और जो पहला प्रश्न, जो इस एपिसोड में हम लोग जो पहले प्रश्न पे ध्यान देंगे, वो प्रश्न है कि बजट क्यों तैयार किया जाता है। इस बजट में एक तरफ सरकार के तो खर्च हैं ही, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अगर ये खर्च होंगे सरकार के, तो सरकार के पास संसाधन क्या हैं इन खर्चों को पूरा करने के लिए। आइए कुछ हम लोग चार्ट्स के माध्यम के द्वारा इन सब बातों को समझें। देखिए, अगर हमें बजट को इस वर्ष समझना है और अर्थव्यवस्था को समझना है, तो एक चीज बहुत जरूरी है कि हम लोग इस कोविड महामारी को नहीं भूलें। 100 वर्ष में इस प्रकार की महामारी एक बार आती है, और पिछली बार जब ये महामारी आई 1919, 1920, 1921 में, तो हमारे देश में बहुत हानि हुई। इस बार भी वो हानि हो सकती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण इस महामारी को हम लोगों ने संभाला और अर्थव्यवस्था को भी हम लोगों ने संभाला है। लेकिन इस पे बजट का जरूर प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में भी हम लोग आज आपको बताएंगे। पहली बात तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट जो होती है, यानी हर जीडीपी के क्वार्टर को हम लोग देखते हैं, उत्पादन को हम लोग हर 3 महीने देखते हैं और देखते हैं कि उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है कि गिरावट हो रही है। और आप देखें कि महामारी के कारण किस प्रकार से 3.1% हम लोगों का ग्रोथ रेट था, वो 22% नीचे हुआ, फिर वो -7.3% हो गया था, फिर कहीं जाके थोड़ी रिकवरी हुई और ये एक वी शेप रिकवरी होने लगी। 18.8% यहाँ 18%, 19% यहाँ वृद्धि हुई और अब 8.5% के आसपास हो गई है। तो जैसे ये कोविड महामारी आई, हमारी अर्थव्यवस्था भी चरमराई, और इसको अगर हम लोग हर वर्ष देखें तो देखें कि जहां अनुमान था कि हम लोग लगभग 10% हम लोगों का जीडीपी का जो है ग्रोथ रेट चलता रहेगा, वो 10% के बजाय 4.2%, 7.3% नेगेटिव हुआ और अब फिर जाके 9.2% हो रहा है। तो जो हमारे अनुमान थे वो इस कोविड के महामारी के कारण काफी हद तक ये चरमराए और गड़बड़ाए।
और इस कारण जो सरकार की भी जो अर्थव्यवस्था है, सरकार का जो हिसाब है, सरकार की अगर हम लोग दुकान को देखें तो इधर भी हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई। आज के समय कोविड के कारण, क्योंकि इसमें खर्चे बढ़ जाते हैं, हम लोगों को स्वास्थ्य पे काफ़ी खर्चा करना पड़ा, काफ़ी हम लोगों को अनाज और किसान सम्मान निधि में हम लोगों को खर्च करना पड़ा। इसलिए खर्चे जो थे वो सरकार के 35 लाख करोड़ हो गए, 35 लाख करोड़। और जो सरकार की कमाई थी वो भी घटी, क्योंकि काफ़ी सारी जो काम और कार्य जो हम लोग कर रहे थे वो हम लोगों को कोविड के कारण रोकना पड़ा। तो जहां पहले ज़्यादा हम लोगों की कमाई थी, सरकार की कमाई सिर्फ 20 लाख करोड़ हुई, और इसलिए सरकार का घाटा 15 लाख करोड़ इस वर्ष हुआ है। ये हम लोगों का अनुमान है, ये बजट की सब जो आंकड़े हैं ये हमको बताते हैं। और हमें समझना पड़ेगा, अगर सरकार का घाटा 15 लाख करोड़ है, अगर सरकार का खर्चा 35 लाख करोड़ है, तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था यानी हमारा पूरा उत्पादन जो है उसकी क्या संख्या है वो भी हमें समझना चाहिए। और यहां आप समझिए कि हर वर्ष जैसे किसान का उपज होता है, जैसे किसान का उत्पाद होता है, वैसे हमारी अर्थव्यवस्था का भी उत्पाद होता है। उसमें सिर्फ अनाज और सिर्फ सब्जी नहीं है, अनाज सब्जी तो है ही, उसमें मोटरसाइकिल भी है, उसमें स्मार्टफोन भी है, उसमें कपड़े भी हैं। ये सब कुल मिलाकर जो उत्पाद होता है उसकी संख्या हो जाती है 220 लाख करोड़। ये हमारी जीडीपी है, और इस जीडीपी में जैसे मैंने कहा 35 लाख करोड़ जो खर्चा है वो सरकार के द्वारा हो रहा है। और सब जो खर्चे हैं वो आप देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र से करीब 20% आता है, सर्विसेज से करीब 54% आता है, इंडस्ट्री से करीब 26% आता है। तो जो हमारे 220 लाख करोड़ के उत्पादन हैं वो इन सब सेक्टर से आते हैं। और इससे आपको पता चलेगा कि सरकार जो है, जिसके 35 लाख करोड़ खर्चे हैं, वो 220 लाख करोड़ के जीडीपी में एक हिस्सा उसका भी है, लेकिन वो हिस्सा सिर्फ 20-22% ही उसका हिस्सा है। और सब जो है इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, सर्विसेज से, उनका भी इसमें बहुत योगदान है, उनका भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।